प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 98वीं कड़ी में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार उन्होंने किए साझा। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर दिया जोर, कहा इसमें जन भागीदारी की है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का किया जिक्र, कहा देश में ई संजीवनी ऐप और यूपीआई जैसी नई पहलों ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की डिजिटल क्रांति की शक्ति से दुनिया के तमाम देश हुए हैं आकर्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में हुई बढ़ोतरी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई दिल्ली में पार्टी महासचिवों के साथ बैठक। इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को लेकर बैठक में हो रहा है विचार विमर्श। भाजपा ने राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा एक तरफ पूरा विश्व हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट बता रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है जैसे विषयों को अपने भाषणों में दे रही है जगह। गांधी परिवार का एक ही मकसद, बिना जिम्मेदारी के चाहिए सत्ता। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी। सुदूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी। दोनों राज्यों में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आज से हैदराबाद में दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर की हुई शुरुआत। देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों की समीक्षा है चिंतन शिविर का उद्देश्य। इटली के कैलाब्रिया क्षेत्र के पूर्वी तट पर एक प्रवासी नाव डूबने से कम 33 लोगों की मौत। स्टेकाटो डी कट्रो के तट पर 27 शव बरामद। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को ले जा रही नाव पर 100 से अधिक लोग थे सवार। और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज केप टाउन में खेला जाएगा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का फाइनल। भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे शुरू होगा मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार उन्होंने साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। पीएम ने ई संजीवनी का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। देश और समाज में डिजिटल तकनीक के जरिए आ रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जिक्र किया। इस संबंध में उन्होंने दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों का डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श की सेवा ई संजीवनी का उल्लेख किया। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग ऐप्स की बड़ी भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। इस ऐप से टेली कंसल्टेशन यानी दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह कर सकते हैं। इस ऐप का उपयोग करके अब तक टेली कंसल्टेशन करने वालों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। आप कल्पना कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 करोड़ कंसल्टेशंस, मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री ने ई संजीवनी सेवा में लगे सिक्किम के चिकित्सक डॉक्टर मदन मणि और इस सेवा से लाभ लेने वाले मदन मोहन जी से इस सेवा को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोनों से बात कर उनके अनुभव पूछे और इस सेवा के फायदों को और लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी से अभी तक 10 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और एक नई क्रांति के सूत्रधार बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा की शुरुआत का भी जिक्र किया और कहा कि यह भारत के लोगों को टेक्नोलॉजी को अपनाने की अद्भुत क्षमता का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। तेज गति से हो रहे विकास की और अग्रसर राज्यों में होती है। भाजपा सरकार ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में विकास को प्राथमिकता दे रही है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार जिस तरह यूपी में विकास को प्राथमिकता दे रही है, उससे हर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार के मौके बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेसवे का निर्माण, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण, नया डिफेंस कॉरिडोर की व्यवस्था, नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आधुनिक होते वाटरवेज, यूपी का आधुनिक होता इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के कोने कोने में अनेक नए रोजगार ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास की बढ़ती गति की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और रोजगार की साझा शक्ति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। और रोजगार की साझा शक्ति से यूपी की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। बिना गारंटी 10 लाख रुपए तक का लोन देने वाली मुद्रा योजना ने यूपी के लाखों युवाओं के सपनों को नए पंख दिए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने हर जिले में रोजगार के नए अवसर बनाए हैं। इससे युवाओं को अपने हुनर को बड़े बाजार तक पहुंचाने की सुविधा मिली है। यूपी में लाखों रजिस्टर्ड एमएसएमईज है, जो भारत में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा बेस है। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में उत्तर प्रदेश लीडर की भूमिका निभा रहा है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज भाजपा के महासचिवों की बैठक हो रही है। बैठक में इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव भाग ले रहे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद में आयोजित दवा गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय इस
चिंतन शिविर में उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के डोमेन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रतिष्ठित वक्ता भाग ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य देश में दवाओं की गुणवत्ता और प्रवर्तन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। चिंतन शिविर में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घरेलू और निर्यात बाजारों में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता में विश्वास, भारतीय फार्माकोपिया और इसके मानकों का पालन और राष्ट्रीय नियामकों की क्षमता निर्माण शामिल है। भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करने पर लगी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर में चारों ओर तिरंगा लहरा रहा है, ये किस वजह से हुआ है। गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे क्या कारण है, इसकी चिंतन भी राहुल गांधी को करना होगा। और भाजपा ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब सीमा पर सुरक्षा को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जब एके एंटनी रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने संसद में भी ऐसे ही बयान दिए थे। जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने एके एंटनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। फॉर 70 लॉन्ग ईयर्स the policy of India had been underdeveloped border are the safest places because China is powerful. चाइना को भारत में डेवलप्ड बॉर्डर पसंद नहीं है, इसलिए 70 वर्षों तक हमने अपने बॉर्डर को डेवलप नहीं किया, उसे अंडर डेवलप्ड रखा। इसको मानने से मैं हिचकिचाता नहीं हूं। ये भारत के रक्षा मंत्री एके एंटनी ने 2013 में सदन के पटल में अपने वक्तव्य में रखा था। और आइए अब देखते हैं मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेघालय में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय बलों की करीब 119 कंपनियां तैनात की गई हैं। बांग्लादेश से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पर धारा 144 लगा दी गई है। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं नागालैंड में भी स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने खासी तैयारियां की हुई हैं। नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों पर कुल 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी की सरकार है। त्रिपुरा समेत इन दोनों राज्यों में आगामी 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। कल शाम दूरदराज क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों की 268 दलों को रवाना किया गया। राज्य में 59 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान होगा। पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वोखा और मोकाकचुंग जिलों का दौरा किया। राज्य में अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। राज्य में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 305 कंपनी को लगाया गया है। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशांक शेखर ने उम्मीद जताई है कि चुनाव की ये जो प्रक्रिया है पूरी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाएगा। भले ही लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, सीएपीएफ का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर जो इतनी ट्रेनिंग्स की गई हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से मीटिंग्स की गई हैं, कमीशन ने भी इसको पूरे प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली तैयारी को रिव्यू किया है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लिमिटेड इंसिडेंट्स भी हुए हैं प्री पोल वायलेंस के, तो उसको देखते हुए कल हम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और होम कमिश्नर प्लस कुछ और हमारे ऑफिसर्स, हम लोग सब 2 जिलों में गए भी थे कल, वोखा में और मोकोकचोंग में, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, सबसे हमने बातचीत करी। तो और जो जैसा हमने कहा कई महीनों से ये सब जो तैयारियाँ चल रही हैं, तो हमारा पूरा मानना है, विश्वास है कि कल की प्रक्रिया एकदम स्मूथली हो जाएगी। और वहीं अपने कर्नाटक दौरे में प्रधानमंत्री मोदी बेलगावी में पीएम किसान की 13वीं किश्त भी जारी करेंगे। बेलगावी के किसानों का कहना है कि यह योजना उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो 2-2 हज़ार रुपये साल में 3 बार जो दे रहे हैं, इससे खेत वालों के लिए, कृषि वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इससे अभी 12 किस्त दे चुके हैं और 13वीं किस्त देने के लिए वास्ते वो अभी बेलगाम आ रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार का और कर्नाटक सरकार का और कृषि इलाके का धन्यवाद। किसान की योजना के लिए हमको बहुत अच्छा है। वो बरस में 3 बार आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये हमें खेती करने के लिए बहुत अच्छा के लिए काम, बहुत अच्छा है किसान योजना। हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान योजना की शुरुआत की है, इस योजना से किसान उनको जो बीज बोने के लिए, किसानों के खाद के लिए, जानवरों के दवाई के लिए हर तरफ से उसका लाभ हो रहा है। और मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। प्रधानमंत्री हमको पैसा दे रहे हैं, लाभ हो रहा है, हमको बहुत अच्छा हो रहा है साहब। छोटे शेतकरी को वो पैसा हमको इसके आगे हमको उसके पीछे किसका पैसा मिला नहीं, अभी वो मोदी सरकार का पैसा मिल रहा है, हमको अच्छा कर रहे हो। बेलगावी के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को किसानों के लिए सहायक पहल बताया। सबसे पहला धन्यवाद देता हूँ। मुझे हर बरस आप तरफ से 6,000 मिल रहा है, वो मुझे इन टाइम पर मिल रहा है। ऐसा होता है कि मेरे पास पैसा कभी नहीं रहता है, जो 500-600 रुपये का अकाउंट में रहता है, तो इन टाइम पर पैसा मिलने से मुझे बहुत खुशी होता है। यह मोदी साहब का रैत लोगों के लिए, खेती करने वाले लोगों के बहुत करे, दिन दुबले लोगों को बहुत मदद हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। मैं मोदी सरकार का बहुत ही आदर करता हूँ और कल जो मोदी सरकार आ रहे हैं उनको हमारा बहुत सम्मान है। हमारे को किसान सम्मान पैसा आता है, वो हमारे को बहुत लाभदायक है और छोटे छोटे किसानों को बहुत लाभदायक है और लेबर के लिए और खाद लाने के लिए बहुत उपयोगी है। और मोदी सरकार हमारे बेलगाम कर्नाटक बेलगाम को आ रहे हैं और हमको पैसा देने के लिए उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। किसान लोगों को जो पीएम किसान का योजना चालू है, वो खेती वालों को बहुत बहुत अच्छा तरह से उपयोग आ रहा है। किसान को फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, नहीं तो मजदूरदार को पैसा देने के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से नहीं पेशेवर अपराधियों से होगी। मनीष सिसोदिया ने चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार, शराब की दलाली की है। शराब के ठेके खोलकर दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद किया है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाने के इल्जाम में। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, चोरी, ये
आरोप है मनीष सिसोदिया के ऊपर, और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल इस चोरी और भ्रष्टाचार की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। अपने अपराधों और पापों की तुलना भगत सिंह से करना बंद कर दीजिए। स्वाधीनता संग्राम के सेनानी देश की आजादी के लिए जेल में गए थे, और आप चोरी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार, इन चीजों के दोषी हैं। शराब के कारण दिल्ली के जो लाखों हजारों परिवारों को आपने बर्बाद किया है, इसीलिए आप जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा, कानून के कामों में मनीष सिसोदिया हस्तक्षेप न करें। थोड़ी देर के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की पेशी सीबीआई के आगे होने जा रही है। मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपने किया है तो आप बचेंगे भी नहीं, कानून अपना काम करेगा, ये पक्का है। इसलिए कानून को अपना काम करने दीजिए, और ये जो बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को दिखाने की कि हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, इसको बंद कीजिए। जो सवालों के जवाब दिए जाए, पूछे जाएंगे सीबीआई द्वारा, उसको आप जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना सुबह करीब 11 बजे हुई। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान दक्षिण कश्मीर जिले के अचन इलाके के रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुबह 10:30 बजे के करीब ये इंसिडेंट यहाँ पे पेश हुआ, जहाँ पे कि टेररिस्ट वायलेंस इंसिडेंट सामने आया। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक मेंबर संजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक फेटल अटैक हुआ, जबकि ये लोकल मार्केट की तरफ जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ। और इसमें जो अभी तक हमारे पास फैक्ट सामने आए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास क्लू सामने आए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं, और इनको हम टेररिस्ट जो हैं इसमें मुलविस, उनको हम जल्दी ट्रैक डाउन करके न्यूट्रलाइज कर देंगे। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विपिन गार्डन इलाके में रहने वाले शख्स राजेश ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की चाकू से हत्या कर दी और फिर खुद की जान लेने की कोशिश की। आरोपी युवक को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में मृत महिला की पहचान 35 वर्षीय सुनीता, जबकि दोनों बच्चों की उम्र 5 वर्ष और 4 महीने थी। आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी राजेश जनरल स्टोर चलाता है। मुझे एक पीसीआर कॉल हुई, जिसके बाद जब पुलिस में पहुंची थी, घटना सामने आया, जिसमें एक राजेश नाम के 38 साल के व्यक्ति ने अपने वाइफ, 35 साल की वाइफ और 2 बेटे हैं, 5 साल का बेटा और 4 महीने का एक बेटा, तो हत्या कर दिया है और खुद भी अपने आप को घायल किया है। वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है डीडी हॉस्पिटल में। आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उसने एक मैसेज भेजा था अपने एक स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसको देखकर फ्रेंड्स ने उसके भाई को अलर्ट किया और फिर भाई ने पुलिस को अलर्ट किया, और मौके पर पहुंचकर फिर जब वो दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया और ये इंसिडेंट सामने आया। उस मैसेज में उसने डिटेल किया है कि उसको काफ़ी सारे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो रहे थे, और उस चीज़ों के बारे में उस मैसेज में लिखा है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, मर्डर का केस हमने रजिस्टर कर लिया है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक चाइनीज ड्रोन को बरामद किया है। ये ड्रोन अमृतसर के शहजादा गांव में मिला है। सीमा सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल आज राजगीर से पैदल चलकर नालंदा पहुंचा। नालंदा नव विहार पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर बैजनाथ लाभ ने दल के सभी सदस्यों का स्वागत किया। बैजनाथ लाभ ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से भगवान बुद्ध के शांति और भाईचारे के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाया जा रहा है। भारत और कोरिया की कूटनीतिक संबंध की 50वीं वर्षगांठ पर विश्व शांति के लिए ये यात्रा निकाली गई है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश के सारनाथ से शुरू हुई है, जो बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए नेपाल के लुम्बिनी तक जाएगी। लुम्बिनी और फिर श्रावस्ती इत्यादि यात्रा है, तो इस प्रकार से एक चेतना जागृत होती है
इनके अंदर भी, और इससे एक संदेश जाता है विश्व शांति का। और आइए बात करते हैं अफवाहों पर लगाम लगाने की, यानी फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने बजट में स्वास्थ्य सेवा पर 5% टैक्स लगाया है। सरकार ने इस वायरल मैसेज को फर्जी बताया है। सरकार ने कहा है कि ट्वीट के साथ संलग्न पत्र वर्ष 2011 का है और इसे गलत संदर्भ में शेयर किया जा रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल ऐसे मैसेज को बिना जांचे उस पर भरोसा ना करें, किसी भी गलत सूचना का शिकार ना हो। इटली में कालाब्रिया के दक्षिणी तट पर एक नाव के डूबने से करीब 30 लोगों की मौत हो गई। इस नाव पर 100 से ज्यादा प्रवासी सवार थे। करीब 40 लोगों की अब तक उन्हें बचा लिया गया है। खबरों के अनुसार ये हादसा नाव के टूटने से हुआ। बचाव दल के अधिकारी के अनुसार जो लोग बचाए गए हैं उनमें से भी कई घायल हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR देश विदेश में अपना जादू बिखेर चुकी है। हर कोई फिल्म के नाटू नाटू गाने में थिरकता हुआ नजर आ रहा है। इसी तर्ज पर भारत स्थित कोरियाई दूतावास में भी नाटू नाटू का चला जादू। कोरियाई राजदूत चांग जे बोक अपने कर्मचारियों के साथ गाने पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस प्रयास की सराहना की। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।